पे आपका आपका जो चैप्टर नंबर 25 है उसकी डिस्कशन करते हैं। राइट, तो चैप्टर नंबर 25 में व्हाट वी स्टडी, चैप्टर नंबर 25 में स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेसिकली जिक्र है। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है बेसिकली, किसी का माइक ऑन है? तो हमने ये चैप्टर में कुछ ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जो हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में डिस्कस करते आ रहे हैं। वहाँ से हमने डिस्कशन की स्टार्ट की थी। वहाँ पे हमने किस तरह से डिस्कशन स्टार्ट की थी? हमने कहा था जी कि आपका जो MOH है वो आप एस्टिमेट करते हैं, वो आप उसको एलोकेट करते हैं, उसके लिए आप अपना कोई एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, उसके लिए आप कोई हिस्टोरिकल डाटा जो है उसको यूज़ करते हैं, उसके लिए आप कोई मार्केट जो है उसको स्टडी करते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं, कंपेटिटर को देखते हैं, ठीक है ना। एवरेज आप कोई पास्ट एवरेज आप बेस पे कोई चीज़ें लेते हैं, तो आपका MOH उनकी चीज़ों पे बेस करता है। अब वहाँ पे जॉब जॉब ऑटो कॉस्टिंग में क्या था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और MOH जो मैं क्या थी कि ये आपकी एक्चुअल हमें पोस्ट करते थे, ये भी एक्चुअल थी। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो भी एस्टिमेशन है आप उसको वहाँ पे कंप्यूट करते थे। और उसी के तहत आपने जब बजटिंग की थी, जब जब चरण नंबर 23 किया था, जब प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, वो बजट बनाए थे, तो आपने बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल की भी एस्टिमेशन की थी, डायरेक्ट लेबर की भी एस्टिमेशन की थी, MOH की भी एस्टिमेशन की थी। आपने ये तमाम चीज़ें जो है उनकी बेसिक पे एस्टिमेशन, एलोकेशन, एक्सपीरियंस की बेसिस पे प्लस आपकी अपनी जो फोरकास्टिंग है वो आपने इंक्लूड करते हुए आपने बजटिंग की थी, बजट आपने बनाए थे। यहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी सॉरी, यहाँ पर भी यही चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और MOH को स्टडी किया जाएगा ऐसे कि एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड है उसको कंपेयर किया जाएगा कि एक्चुअल कितने हैं, स्टैंडर्ड कितने हैं, यहाँ पर फर्क कितना है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट अपने सिस्टम में इंक्लूड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हम कोई भी यूनिट बताते हैं तो आपका इतने का बनना चाहिए। आइडियली स्टैंडर्ड ये है कि इतने का बनना चाहिए, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड ये है कि इतने का बनना चाहिए। यहाँ आपका जो कंपेटिटर है वो इतने का बनाता है, हम कितने का बना रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है, आप क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, प्लांट की कैपेसिटी के हवाले से आपका स्टैंडर्ड चीज़ें क्या हैं, कितना मटेरियल लगता है, कितनी प्राइस इसकी है, तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो आपके यहाँ पे आते हैं। इस स्टैंडर्ड को जो आपने एक दफ़ा बैठ के सेट किया है उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा एक्चुअल के साथ। तो जो कंपेयर करेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा, जिसको हम कहते हैं आपकी वेरिएंस, ठीक है, उसका जो डिफरेंस आएगा उसका आप वो देखेंगे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि वो पॉजिटिव है, उसके मुताबिक आप बता दें कि जनाब ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो मैं एग्जांपल आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने एक्चुअल जो हमने एक्सपेंस हमने किया है, जो भी हमने कॉस्टिंग के डायरेक्ट मटेरियल हमने लगाया है, तो लेट्स से कि वो है जनाब 900 का। लेकिन जो स्टैंडर्ड है कि जनाब अगर आप वो बनाते हैं एज पर स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो उसकी जो आपका खर्चा होगा वो होगा 1000 का। तो अगर जो डिफरेंस निकालेंगे तो उसका जो इक्वेशन जो होगी उसको अपने ये में रखने के हमेशा हमेशा आपकी इक्वेशन यही बनेगी कि एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। हमेशा आपकी एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को लेस किया जाएगा। ये आपने की पॉइंट इसका ध्यान में रखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव -100 आ जाएगा। -100 आपके पास आंसर है। अच्छा, अब ये -100 आंसर आया है, नेगेटिव है, तो आपने ये देखना ही आपके लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है। तो सोचें कि स्टैंडर्ड क्या था कि 1000 होना चाहिए, आपने लगा दिया 900, तो इसका मतलब ये तो अच्छी बात है, ये सही आपकी प्रॉफिट में आ गए हम 100 रुपए का। ये आपकी फेवर में जाएगा क्योंकि आपने
आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी लेकिन आपने कम लगाए हैं, आपके फेवर में जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव जब आंसर आएगा तो वो फेवरेबल है। अगर इसी सेंस में मैं एमओएच की बात करता हूँ कि जी एमओएच जो एक्चुअल है वो 2000 का है, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली 1500 का है, तो जो डिफरेंस आप निकालेंगे 2000 माइनस 1500, तो आएगा आंसर 500, जो कि पॉजिटिव है, जो के लिए आपके लिए अनफेवरेबल है। अब अनफेवरेबल क्यों है? बिकॉज स्टैंडर्ड ये कहता है कि 1500 होने चाहिए लेकिन आपने लिखा दिए हैं 2000, तो आपकी की यहाँ से रेडी हो जाती है कि डिपेंडिंग ऑन द साइन जो भी का आंसर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके मुताबिक आप कहते हैं यार ये अच्छा है या हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम यहाँ पे एक हद भी बना लेते हैं कि जनाब जो डिफरेंस है, जो वेरियंस है, वो कितनी इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंस तो आएगा ना, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में फ़र्क तो आएगा किसी ना किसी तरीके से। बाद औक़ात अपनी प्राइस पे फ्लक्चुएशन होती है, क्वांटिटी में थोड़ी सी इधर-उधर हो जाती है, तो आपका डिफरेंस ये आएगा। लेकिन आपने ये देखना है कि ये डिफरेंस जो है वो ज़्यादा अहम अहम की हद के, तो लेट्स से कि अगर ये कहता हूँ कि आपने एक बाउंड्री डिसाइड कर ली है कि अगर तो वो जो अमाउंट है, जो डिफरेंस है, वो 1000 से लेस है, तो भाई आपके लिए वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन आप ये कहते हैं कि आपको जो डिफरेंस है वो 1000 से ज़्यादा है, तो सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे एनालिसिस करने से, कंपेयर करने से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा दोनों चीज़ों का। तीनों में देखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एमओएस, तीनों के केसेस में देखेंगे कि हमें फ़ायदा किसमें है, और सिग्निफिकेंस की भी जो हद है वो भी हम डिफाइन कर लेंगे, उसके मुताबिक हम अपने जो भी फ्यूचर डिसीजन है वो लेते रहेंगे। तो एक तो हो गया आपके पास ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल इसकी सिचुएशन। उसके बाद हम आते हैं फर्दर मजीद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एमओएच को देखते हैं, एक अदर पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे कि आपका यहाँ पे जनाब एक्चुअल है और ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये आपका वेरिएंस है आपकी वजह। तो इसके मतलब हमने बात कर ली कि जी पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो हम उसके मतलब आप इसको देख लेंगे। अब अगर एक्चुअल की बात, स्टैंड की बात की, कैलकुलेशन में हमारे पास कैसे चलेगा? जब कैलकुलेशन जब करते हैं एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल पे और स्टैंडर्ड कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल पे, तो लेट्स से कि ये आती है कि जनाब ये 2000 है और ये आपके पास 2500 है। अच्छा, ये 2000 की जो नंबर है ये कैसे हमने ऑब्टेन किया? वी एक्चुअली मल्टीप्लाई टू थिंग्स, प्राइस इनटू क्वांटिटी, के डायरेक्ट मटेरियल की जो प्राइस है वो पर यूनिट, और उसकी जो क्वांटिटी कि कितना लगना है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर 2000 आया। तो मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें कोई यूनिट बनाना है, उस यूनिट के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम होता है स्टैंडर्ड वे में, वो ये होता है कि जनाब आपने इसको, $2.5 है पर यूनिट, तो 1000 यूनिट 2500 हो जाएगा सर। चले मैं देखता हूँ, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, 5, प्राइस उसकी 500 है और क्वांटिटी उसकी 5 है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड है। तो आपका स्टैंडर्ड क्या है कि आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो आपको 500 का मिलेगा, क्वांटिटी 5 है। तो लेट्स से कि मैं कह दूं कि आप कोई लोहे का कोई पार्ट बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं या कोई कैबिनेट बना रहे हैं, तो उस कैबिनेट में हुआ ये है कि आपको 5 केजी लोहा आपको चाहिए, या 5 केजी ना चाहिए, कि 5 शीट चाहिए, क्योंकि लोहा तो शीट में आते हैं। तो 5 शीट्स चाहिए, लोहे की जो चादर होती है, आपको 5 शीट्स चाहिए उस चीज़ को। यहाँ पे एक शीट की जो प्राइस है वो है जी क्या, 500 है। तो आप देख सकते हैं कि जी एक कैबिनेट बनाने के लिए हम 5 शीट यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड है, और एक शीट की जो प्राइस स्टैंडर्ड है वो 500 है। तो उसके तहत हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 2500 यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि ये एक्चुअल हमें कितना आया इनकर की है, तो जब एक्चुअल की देखी जाए तो शीट हमने 5 ही लगाई है, लेकिन वो शीट हमें मिली है 400 की। तो अभी देखें यहाँ पे इसका आंसर 2000 आ रहा है, तो 2000 यहाँ पे है। तो एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, लेकिन उस नंबर को फर्दर अगर खोलेंगे तो वो दो चीज़ों का मजमूआ होगा, प्राइस का और क्वांटिटी का। तो प्राइस भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, दोनों चीज़ों में वेरिएशन हो सकती है, दोनों में चेंजेस हो सकती हैं। आपकी मार्केट में प्राइस पर यूनिट भी चेंज हो सकती है,
शीट की प्राइस चेंज हो सकती है। देखिए स्टैंडर्ड 500 की आता, हमें मिली 400 की, में भी ये 600 की भी हो जाए। क्वांटिटी वाइज हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी 5 शीट में कैबिनेट बनेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके लिए हम 6 शीट्स लगा दें। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। हम 7 शीट उसके लिए यूज़ कर लें, हम 5.5 शीट उसके लिए यूज़ कर लें। तो ये तो आपकी अपनी है कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो फिर आपका एक्चुअली कितना है, तो जो भी एक्चुअल आएगा आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। लिख के यहाँ पे आपकी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल की। इन द सेम वे वी करता है, यू कैन गेट द कॉस्ट फॉर द डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में भी वही चीज़ है, प्राइस भी होगी, क्वांटिटी भी होगी। प्राइस भी होगी, क्वांटिटी भी होगी। क्वांटिटी जो होगी आपको एक्सप्रेस की जाएगी नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे। नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे होगा, नंबर ऑफ डेज की बेस पे होगा। ठीक है ना, जो भी इसकी लेबर के हिसाब से है। तो एग्जांपल दे लें, क्या एक मजदूर है, उसने कोई घर बनाना है या उसने कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करना है, वो ये कहता है कि आपका ये जो काम है कंस्ट्रक्शन का, ये मैं 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। वो एक दिन का मैं 2500 जो अपनी लेबर है वो मैं चार्ज करूंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब आपकी जो टोटल जो बिल बनेगा वो कितना बनेगा लेबर का, 2500 इंटू 3 इनके 7,500 आपकी लेबर की कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्वांटिटी है, और ये आपके पास प्राइस है पर यूनिट के एक दिन की क्या प्राइस है। तो सेम वे में प्राइस भी होगी, क्वांटिटी भी होगी। यहाँ पे एमओएच में भी प्राइस और क्वांटिटी आएगी। इन द सेम वे यहाँ पे स्टैंडर्ड में भी प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्ट लेबर और एमओएच की यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। लेकिन यहाँ पर हमने जो प्राइस और क्वांटिटी जो यूज़ करनी है, ये प्राइस एक्चुअल, ये क्वांटिटी एक्चुअल। यहाँ पे जो प्राइस होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड वाली प्राइस होगी। यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, स्टैंडर्ड वाली क्वांटिटी होगी। जो कि हम पिछले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जब हमने इसको स्टडी किया था, तो उसमें हमने इसको एस्टिमेटेड कहा था, एलोकेटेड कहा था। लेकिन यहाँ पे हम इसको स्टैंड वाइज करेंगे और हम ऐसा करना भी चाहेंगे क्योंकि हम वांट टू कंपेयर एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड, कितना डिफरेंस है। तो मैनेजेबल इंसाइट्स यहाँ से आ सकती हैं, डिसीजन हम यहाँ पे बना सकते हैं। हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन सी है, किस चीज़ पे हमें फोकस करना है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही, लेबर की कॉस्ट कम तो नहीं हो रही, उसकी क्या वजूहत है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे एनालिसिस पर्पज के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्राइस और क्वांटिटी का, कि आपने ये वाले पर्सपेक्टिव आपने देखनी है कि आपकी प्राइस में भी चेंजेस आ सकती हैं, क्वांटिटी में भी चेंजेस आ सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, उस स्टैंडर्ड आपने को सेट कर देना है। तो एक तो होगी आपकी बात, ये बात। सेकंड जब आते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे मैं अगेन आई वांट टू कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एमओएच। ये जनाब आपके पास एक्चुअल है, और ये आपके पास है जी स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये आपके पास जनाब वेरिएंसेस की आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे जो वेरिएंस है वो यहाँ पे काफ़ी टाइप की वेरिएंस निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे मटेरियल की वेरिएंस निकालने के लिए इसको हम कहेंगे टोटल मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, टोटल मटेरियल वेरिएंस किसकी, मटेरियल की। तो वो क्या होगी, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड आपके पास आ गई। आपके पास ये डायरेक्ट लेबर की भी टोटल लेबर वेरिएंस निकाल सकते हैं। सेम फार्मूला यूज होगा, टोटल आपका एमओएच वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सेम फार्मूला आपके पास यहाँ पे उनका आएगा, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, ये आपके पास यहाँ पे आ गई है। अच्छा, ये फार्मूला हमने क्लास भी हमने डिस्कस भी किया था। अच्छा, अभी हम आते हैं जनाब प्राइस और क्वांटिटी वाले सब्जेक्ट पे, कि उसमें हमने क्या करना है। एक और वेरिएंस जो हम निकाल सकते हैं वो टोटल वेरिएंस के हवाले से होगी, कि आपका एक्चुअल जो कंप्लीट यूनिट जब बनता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन का यूनिट बनता है, तो उसमें कितनी आएगी। उसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एमओएच को भी ऐड किया होगा। तो एक्चुअल यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो टोटल है, टोटल अगर ये फॉर एग्जाम्पल बनता है 500 और ये बनता है 600, तो इसकी भी वेरिएशन निकाल सकते हैं, इसको हम टोटल वेरिएंस कहेंगे। ठीक है ना, तो टोटल वेरिएंस भी होगी, टोटल एमओएच भी हो गया, टोटल लेबर भी होगा, टोटल मटेरियल भी हो गया। क्योंकि जो भी आपसे पूछा जा सकता है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, आपको इंक्लूड कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, अपनी कैलकुलेशन में। तो आप उसको सेल्फ एक ही लॉजिक के तहत आप उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल ये देता हूँ कि वही हमने शीट वाली हमने जनाब कैबिनेट हम बनाना चाह रहे हैं, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, लोहे का कैबिनेट हमने बनाना है। उसमें ये कहा जाता है कि एक कैबिनेट बनाने के लिए जो हमें डायरेक्ट मटेरियल चाहिए वो चाहिए 5 शीट चाहिए।
और एक शीट जो स्टैंडर्ड वाइज है वो है जी 500 की। तो यहाँ पे प्राइस है, ये क्वांटिटी है, एंड प्राइस स्टैंडर्ड, ये क्वांटिटी स्टैंडर्ड। और एक्चुअली हमने जब मार्केट से हमने परचेज की थी, एक्चुअली हमें जो शीट मिली है वो प्राइस इसकी 400 है, और हमने यूज़ की हैं 6 शीट्स। ठीक है, तो इतना का भी आप सोच सकते हैं कि 400 आपके पास थी, एक्चुअली आपकी प्राइस थी तो आपको परचेज किया, और क्वांटिटी जो शीट्स की लगी है वो 6 है। अब आपने निकालनी है, लेट्स से कि टोटल वैल्यूज निकालनी है, तो थोड़ा सा मेरे साथ फोकस कीजिएगा कि टोटल मटेरियल वैल्यूज अगर मैं निकालना चाहूँगा तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मेरे यहाँ से टोटल मटेरियल वैल्यूज आपके इक्वल है एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड के। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आई कैन से कि जी 400 × 6 माइनस 500 × 5, ये हम सबको समझ आ रही है, इसको इजीली कह सकते हैं कि यार ये कि 2400 माइनस 2500 आपके पास ये आ रहा है, तो ये आपके पास इजीली आपके पास कोई समस्या नहीं है। आई कैन आल्सो 2400 माइनस 25। अच्छा, आई कैन आल्सो गेट दैट टोटल प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब अपने को सी में वेरिएंस निकालनी है, प्राइस की निकालनी है। तो अगर मैं प्राइस की वेरिएंस निकालना चाहूँगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, अगर मैं प्राइस की वेरिएंस निकालना चाहूँगा तो क्वांटिटी मैं कौन सी यूज़ करूँगा, प्राइस को मैं चेंज करनी है ना, मैंने प्राइस की वेरिएंस निकालनी है तो मैं सिर्फ प्राइस को चेंज करना है। तो यहाँ पे जो प्राइस है एक्चुअल की 400 है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है प्राइस जो है स्टैंडर्ड की वो 500 है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ जो चेंज प्राइसेस है मैंने उनको यहाँ पे यूज़ किए, 400 एक्चुअल और 500 मेरे पास स्टैंडर्ड की। अब इसको मैंने जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं स्टैंडर्ड के साथ करूँगा, क्योंकि आई वांट टू कंपेयर द प्राइसिंग, आई डोंट वांट टू कंपेयर क्वांटिटी। क्वांटिटी का रेसिपी देखूंगा, क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, 5 है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर मेरे यहाँ से बनता है 405 2000 माइनस 2500, इसका ये आंसर बनता है। तो आपके पास मंथली 500 आपके पास टोटल प्राइस मटेरियल की प्राइस की वेरिएंस आ जाती है। अगर इन द सेम वे में अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालना चाहता हूँ मटेरियल क्वांटिटी, ठीक है ना, इसका जो सेकंड पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपका जो एक्चुअल में दो कंपोनेंट है, एक प्राइस है एक क्वांटिटी है, तो अगर मैं मटेरियल का एक क्वांटिटी अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे निकालूंगा। अब आपने फिर वही फोकस करना है कि हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी की वेरिएंस निकालनी, तो मैं क्वांटिटी चेंज करूँगा। तो एक्चुअल मेरे पास कितनी है, 6 है, लगी होनी कितनी चाहिए, 5 की लगनी चाहिए। तो देखिए मैंने क्वांटिटी जो चेंज है मैंने सिर्फ उसको शो किया। जो प्राइस है वो मैं कौन सी कहूँगा, जो स्टैंडर्ड वाली होगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और आपकी जो मटेरियल क्वांटिटी है वो चेंज होगी। तो इसको 500 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 500 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स आपने सिर्फ ये बात रखनी है कि जो भी टाइप की वेरिएंस मांगी गई हो आपने वो निकालनी है। इन द सेम वे यू कैन डू फॉर द डायरेक्ट लेबर, द सेम वे यू कैन डू फॉर द एमओएच। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो इसी एक एंगल से गिवन है। तो आपको इसमें ये वाला कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप देख लीजिएगा, तो आपके न्यूमेरिकल जो है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं जनाब, हमें अपने वो जो आपका है जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके पे आते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट पे हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग केस हमने एक डिस्कस किया था क्लास में। उसके मुतालिक थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो क्या है। केस था जनाब पे, एक एएसएल कंपनी थी जो कि फैशन वेयर बनाती है, फैशन अपैरल बनाती है। ठीक है, और वो काफ़ी इनोवेटिव काम है। उसमें मार्केट कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें जनाब हम ये भी कह सकते हैं कि कस्टमर प्रेफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है ना, ये जनरल चीज़ें हैं जो हम सोच सकते हैं, लेकिन आर्टिकल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जनरली हम ये सोच सकते हैं कि जनाब आपका इनोवेशन भी उसमें हो सकती है,
इसमें कंपटीशन मार्केट की तरफ से भी आ सकता है, इंडस्ट्री की तरफ से भी कंपटीशन है, आपके कस्टमर की प्रेफरेंस भी आती है, कॉस्टिंग भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये बेसिकली एएसएल कंपनी थी जिसका सीईओ बेसिकली प्रशांत था। उसने कहा जनाब ये हमारा जो कंपनी के जो गोल्स हैं, जो आर्टिकल में लिस्ट की हुई हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो देखते हुए ना हमारी कॉस्ट सिस्टम में कुछ चेंज आनी चाहिए। हम अपने कॉस्ट सिस्टम से खुश नहीं हैं। कंपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ कर रही थी, जिसके ऊपर फिर कहा था कि ना आप इसको जरा फर्दर रिवाइज करें, तो उसको रिवाइज किया गया था। और रिवाइज करने के बाद जो ऑपरेशन मैनेजर को कहा गया कि ना आप बताएं कि ना आप आर्गूमेंट दें। ऑपरेशन मैनेजर ने ना बताया कि ना हमारे पास जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो क्या होती है, उसके मतलब थोड़ी सी उसने बातें की। उसके बाद उसने थोड़ी सी उसकी लिमिटेशंस बताई, उसके बाद उसको थोड़े से एडवांटेजेस बताए। ठीक है। उसके बाद उसने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की कि जना हमारे हमारी नेचर क्या है, हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं। उन ऑब्जेक्टिव के मुताबिक मेरे ना इधर अजान हो गई, मैं 2 मिनट की देता हूँ, पॉज देता हूँ। ठीक है। राइट, ओके, आई एम बैक। तो यहाँ पे हम बेसिकली ऑपरेशन मैनेजर ने काफ़ी पॉइंट्स दिए, उसने स्टैंड कॉस्टिंग की पहले डेफिनेशन दी कि ना होती क्या, समझाया बेसिकली कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लिमिटेशन डिस्कस की, एडवांटेजेस डिस्कस किए, उसके कुछ पॉइंट्स, लिमिटेशन एडवांटेजेस के कुछ डिस्कस किए। ठीक है, आप पॉइंट्स को देख लीजिएगा कि वो क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद उसकी फर्दर डिस्कशन थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मुतालिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उसने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बताए। उसके बाद बताया कि स्टैंड कॉफी किस तरह से हेल्प करती है, किस तरह से उसकी हेल्प नहीं करती। ये करने के बाद उसने कहा जी कि अगर हमने मार्केट में सर्वाइव करना है तो वी हैव टू बिल्ड ए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये कोई ऐसी डिफाइंड वेल डिफाइंड लिटरेचर में डिफाइंड नहीं है। ये उसने बेसिकली स्ट्रेटेजी पेश की है कि जनाब हम ऐसा करते हैं कि हम एक सिस्टम बनाते हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी होगी जिसमें, और उसका फ्यूजन होगा ए बी सी के साथ। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, उसने जो मैनेजर ने जो सजेस्ट किया था कि जनाब आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट भी होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हम अप्लाई करेंगे, प्लस हम उसको ए बी सी के साथ इंटीग्रेट कर देंगे।
तो हमारी जो पूरी वैल्यू चेन है उसको हम एनालाइज कर देंगे और फिर देख लेंगे कि कहाँ पे हम कॉस्टिंग पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं, कहाँ पे हम कस्टमर प्रेफरेंस को देखेंगे, कहाँ पे अपनी कंपटीशन को देखेंगे, कहाँ पे इनोवेशन देखेंगे। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते होंगे कि अगर मिसाल के तौर पे एक ऑटोमोबाइल है, होंडा ही की एग्जांपल अगर हम देते हैं, सिविक बन रही है, तो सिविक को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कॉस्ट के सेंटर्स हैं सिविक के, लेट्स से 15 कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है। तो 15 कॉस्ट सेंटर्स को हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत करेंगे। और फिर हम क्या है कि हर एक्टिविटी वाइज हम देखेंगे कि आप ये कॉस्टिंग का पर्सपेक्टिव इसमें कितना है, कस्टमर की प्रेफरेंस का perspective कितना है, कंपटीशन का पर्सपेक्टिव कितना है, इनोवेशन का पर्सपेक्टिव कितना है। तो हर एक्टिविटी को हम उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर भी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो हमारा वो गोल भी कंप्लीट हो जाएगा कि स्टैंडर्ड को भी हमने फॉलो करना है, हमने कंपैरिजन भी करना है, एनालाइज भी करना है अपने आप को स्टैंडर्ड के साथ, प्लस हम एक्टिविटी बेस के तहत हम इसको एनालाइज कर लेंगे, वो स्टेजेस वाइज कर लेंगे। हम इकट्ठा नहीं करेंगे जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है जिसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत हम ऐसा नहीं करेंगे कि पर यूनिट की हमने सीधी सीधी सी एमओएच निकाल के, डायरेक्ट मटेरियल निकाल के, स्टैंडर्ड निकाल के हम उसको रिपोर्ट कर देंगे। हम ऐसा नहीं करते, हम उसको ए बी सी के तहत करते। तो आर्टिकल में उसके बेसिकली इसी चीज़ को स्टडी किया था और ये उसका बेसिक रिव्यू है। तो ये आपका बेसिकली थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है। बाकी स्लाइड्स देख लीजिएगा, स्लाइड्स में कोई काम की चीज़ नजर आएगी इसको देख लें। आई थिंक उसमें काम की चीज़ आई थिंक यही है कि आपका यहाँ पे उसने कुछ कंस्ट्रेंट्स बताए हुए हैं कि जनाब आपका एक आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है, ये उसने थोड़ा सा बताया होगा स्लाइड्स में। और उसके बाद उसने बताया हुआ है कि जनाब एक बजटेड क्या होता है और आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। इसके मतलब उसने थोड़ी बताई हुई। तो ये कंसेप्चुअली आपके लिए समझने के लिए अच्छा है कि देखिए स्टैंडर्ड हमारे पास होते हैं, स्टैंडर्ड हमने सेट भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड होते हैं आइडियल के जो कि होने चाहिए, थ्योरेटिकली होने चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मली के वो आइडियल फॉलो नहीं किए जा सकते, लेकिन उसमें जो डेविएशन है, उसमें जो चेंजेस हैं वो नॉर्मली इतनी आती है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड आपके पास सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आइडियल स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको एक यूनिट आपको पढ़ना चाहिए 2500 का। नॉर्मल स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपका एक यूनिट पढ़ना चाहिए 2600 का। आप क्यों कहते हैं कि ये नॉर्मली है तो 2500 स्टैंडर्ड, लेकिन नॉर्मली कंपनी का 2600 लग जाते हैं, ठीक है। एवरेज या उसका मतलब हम इंडस्ट्री के मतलब कह सकते हैं तो नॉर्मली इतना लग जाते हैं, स्पिलेज हो जाती है, सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। छोटी सी एग्जांपल क्या है कि आप अक्सर देखते होंगे टोटल का जो पेट्रोल स्टेशन है, अक्सर वहाँ पे ना डिलीवरी आई होती है पेट्रोल की। ट्रक होता है, ऑयल का ट्रक होता है, ऑयल टैंकर होता है वहाँ पे। अच्छा, ऑयल टैंकर जो होते हैं ना वो ऑब्वियसली आपका पेट्रोल तो सारा इंपोर्ट होता है। तो ऑयल टैंकर हम लेट से सपोज करते हैं कि जो कराची से निकला है और लाहौर में वो उसने डिलीवरी करनी है। जब वो कराची से जब निकला था तो लेट से उसमें 40,000 लीटर ऑयल था। जब वो लाहौर पहुंचता है तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट कोई लेट से 39,500 लीटर पेट्रोल उस ट्रक में से निकलता है। इसको क्या कहते हैं कि ये स्पिलिज है। इसको नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है। जो जो पेट्रोल स्टेशन के जो मालकान हैं वो बिल तो वो 40,000 लीटर का देते हैं, लेकिन ट्रक से जो डिलीवरी जब लेते हैं वो 39,500 की लेते हैं। और ये कहते हैं कि ये 500 है ना, ये आपकी स्पिलेज है। और ये होती भी है और ड्राइवर खुद भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे आइडियल स्टैंडर्ड ये है और नॉर्मल स्टैंडर्ड इसके है। तो ये एक स्लाइड में पता चलेगी। फिर उसके बाद जो बजट स्टैंडर्ड कॉस्ट में तारीख है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट होगी आपकी, और जो बजटेड होगी वो टोटल होगा उसका। तो पर यूनिट को आप जितने भी टोटल करेंगे तो बजटेड अमाउंट आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल बजटेड कितनी है जनाब, ठीक है, बजटेड के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल टोटल का टोटल कितना लगेगा सालाना, ठीक है। अब उसमें जो स्टैंडर्ड है उसमें पर यूनिट कितना लगेगा तो उसकी अब आगे से है। तो ये आपका इंडिविजुअल है और ये इसकी कलेक्शन है। तो ये आपने इसकी स्लाइड में ये आपको दो तीन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो थिंक आपको मेरे से इतना ही नॉलेज चाहिए इसके लिए, इस हिसाब से।